नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर। यह बड़ी खबर, बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन अब तय माना जा रहा है। दिल्ली बुलाए गए हैं आरएलडी के विधायक, तो आरएलडी के 9 विधायक दिल्ली तलब किए गए हैं। मंत्री पद को लेकर भी यहां पर मंथन जारी है, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल तय माना जा रहा है। दिल्ली बुलाए गए हैं आरएलडी के विधायक, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल तय माना जा रहा है। दिल्ली बुलाए गए हैं आरएलडी के सभी विधायक, आरएलडी के 9 विधायक को यहां पर तलब किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मंत्री पद को लेकर भी यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आरएलडी विधायक को दिल्ली बुलाया गया है, तलब किया गया है, और यहां पर जो अब बीजेपी और आरएलडी की गठबंधन की बात, कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर तय मानी जा रही है। तो आरएलडी बीजेपी गठबंधन से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली बुलाए गए हैं आरएलडी के विधायक, आरएलडी के 9 विधायक को दिल्ली में तलब किया गया है। मंत्री पद को लेकर भी जो है मंथन वो जारी है अब। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जो ये कयास लगाए जा रहे थे, वो बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर तय माने जा रहे हैं। तो अनिल कुमार हमारे साथ आरएलडी विधायक जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनिल जी, यहाँ पर आरएलडी बीजेपी गठबंधन को बिल्कुल अब यहाँ पर तय माना जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली में आरएलडी को विधायक को बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी लगभग तय है, और मात्र एक ऑफिशियल घोषणा बाकी है। बाकी सभी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। अनिल कुमार जी, यहाँ पर 9 विधायक को दिल्ली बुलाया गया है, क्या कुछ इसको लेकर यहाँ पर मंथन जारी है? क्या यहाँ पर मंत्री पद को लेकर के भी यहाँ पर किसी तरह की कयास लगाई जा रही है, या मंथन चल रहा है? नहीं, ऐसा है ना, आज ये शिष्टाचार भेंट थी, कोई ऐसा मंत्री परिषद को लेकर कोई सी बात नहीं हुई। मात्र एक शिष्टाचार भेंट थी, जो एक भ्रामक खबरें जो मीडिया के माध्यम से जनता में जा रही थी कि आरएलडी के कुछ विधायक जो है दाएं बाएं होने की बात कर रहे हैं जी, वो उन सब बातों पे आज विराम लगाने का काम हुआ है। आज तमाम सभी विधायक 9 के 9 हम एमएलए जो राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सभी जो है आज दिल्ली में मौजूद थे, और ये मैसेज दिया गया कि हम सब लोग एकजुट हैं। अनिल कुमार जी, बस इतना तो बता दीजिए कि मंत्री पद के रेस में कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं आपके, कौन कौन से ऐसे विधायक? देखो अभी तो कोई ऐसी सूचना ही नहीं है कि मंत्री मंडल का विस्तार हो रहा है, नंबर 1 जी। और ये मान लो कल को अगर हम लोग शामिल भी होते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी शामिल होते हैं, इसमें कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, वो जिसे चाहेंगे वही बनेगा। ठीक है अनिल कुमार जी, मेरा अंतिम सवाल ये कि क्या यहाँ पर अभी तो ऑफिशियल घोषणा इसकी नहीं हुई है, बस तय माना जा रहा है, कब इसका ऑफिशियल घोषणा की जाएगी कि ये बिल्कुल पूरी तरह से इस पर मुहर लगेगी? बहुत जल्दी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर घोषणा हो जाएगी। और जो है फिर दोनों दल जो है अपने मुद्दों के आधार पर मजबूती से लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए उतरेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम सब लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी। तो आपको बता दें कि आरएलडी और बीजेपी की गठबंधन पूरी तरह से यहां पर तय मानी जा रही है। 9 विधायक को यहां पर दिल्ली में तलब किया गया है। मंत्री पद को लेकर भी यहां पर मंथन जारी है। तो मंत्री पद को लेकर भी यहां पर मंथन जारी है। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर तय माना जा रहा है।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफ टॉप प्लांट का लोकार्पण किया है। साथ ही G5 प्रशासनिक भवन का भी शिलान्यास किया है और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया है कि पहले तक BRD कॉलेज के हालात कैसे थे, लेकिन आज सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करते हुए क्या कुछ खास किया है, देखिए। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, और देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप एक मॉडल है, लेकिन एक सफलतम मॉडल और उसका केंद्र बिंदु कोई बना था, वह भी BRD मेडिकल कॉलेज बना था। क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर कोई होता था तो BRD मेडिकल कॉलेज होता था, और BRD मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी पर भेदभाव रवैया होने का एक गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री AK शर्मा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने स्वामी के बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। देखिए क्या कुछ कहा है AK शर्मा ने। को लेकर के और इधर की बातें कहते थे, मैंने उनको समझाया था यूं कह करके कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ज्यादातर मंत्री और नेताओं का बीजेपी में शामिल होना सपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस की सीट पर जीत का दावा ठोका है और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने केवल सपा के लोगों के घर में ईडी की रेड डलवाने का काम किया है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर पाए। इनसे बताइए कि सड़क कहाँ बनाई, पुल कहाँ बनाया, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया, या और किस तरह किया, बिजली का कोई इंतजाम किया हो। ये केवल छापा मार रहे हैं। समाजवादियों का गांव देख लेते हैं, समाजवादियों का घर देख लेते तो बिजली का छापा मार रहे हैं। असली बिजली की चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वालों के छापा ही नहीं, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनका कोई छापा नहीं। पुलिस छापा मार रही कि समाजवादी पार्टी का कौन है। तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, जिसको लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। फखरुल हसन ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है। ये भाजपा सरकार चुनावी बॉन्ड का जो फैसला लेके आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को असंवैधानिक कहा है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। 2014 में भाजपा ने नारा दिया था काला धन वापस लाएंगे, चुनावी बॉन्ड लेके आते हैं, देश की सबसे अमीर पार्टी भाजपा हो जाती है। किसने चंदा दिया नहीं बताएंगे, RTI के दायरे से बाहर। कोविड काल आता है, प्रधानमंत्री केयर फंड बनाएंगे, नहीं बताएंगे किसने चंदा दिया, कहां खर्च हुआ, RTI से बाहर। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। मिर्जापुर में राजस्व परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत राव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया है। इसी दौरान हेमंत राव ने अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल के साथ रिकॉर्ड रूम की जांच की है। वहीं वहां मौजूद सभी अधिकारियों से सारे रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण से पहले वो विधानवासी पहुंचे और यहां पर जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना भी की।
आज कलेक्ट्रेट मिर्जापुर का निरीक्षण किया जा रहा है। शासन से, परिषद से, बोर्ड से जो निर्देश भेजे जाते हैं, आदेश भेजे जाते हैं, उनका किस तरह से अनुपालन, कंप्लायंस होता है, इसके बारे में यहाँ आकर के देखा जा रहा है। जो कंबाइंड ऑफिस के डिफरेंट डेस्क हैं, इससे सरकार के कुछ कार्यक्रम भी हैं, भूमि आवंटन का है, राहत कार्य में रिलीफ समय से मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में रिलीफ मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोर्ट में कार्य किस तरह से हो रहा है, समय से वादों का निस्तारण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, आदेश अपलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब के बारे में कंप्रेहेंसिव इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी तक की स्थिति संतोषजनक है। भूमि आवंटन में भी अच्छा कार्य किया गया है और जहां सुधार लाने की आवश्यकता है वहां इस रिकॉर्ड रूम में बताया गया है कि जो भी निकल सवाल आए उनको सीरीज वाइज समय से उनको दिया जाए। कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया है। एक सवाल बस। हाँ, कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया है। हाँ, कॉरिडोर को भी देखा गया है, वहाँ किस तरह का कार्य चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और शीघ्र ही वो कार्य पूरा हो जाएगा। सर, मरिहान तहसील में सूखाग्रस्त हो गया था, तो धान की फसल बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, उन पर क्या करेंगे? अब इसके बारे में आप जिलाधिकारी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। भेजी गई है। यूपी की योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर वार कर रही है। बावजूद इसके तहसील और नगर पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल जारी है। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील का है। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की ये खास रिपोर्ट को देखिए। यह रूरा रोड की एक साइड है जहां पर 6 महीने से काम चल रहा था और 6 महीने बाद जो है तहसील और नगर पंचायत प्रशासन जागा है। इस पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह जमीन सरकारी है, इस पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। आज्ञा से उप जिलाधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात। तो कुल मिलाकर यह जमीन सरकारी थी, लेकिन पिछले 6 महीने से जो है जिला प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया था और इस बात की तफ्तीश नहीं कर पाया कि ये जमीन सरकारी है या किसी किसान की है। जब इस पर कंस्ट्रक्शन लगभग 6 महीने हो गए तो अब तहसील प्रशासन जागा है और इस जमीन को सरकारी बता रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस जमीन के मालिक, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या रही। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर सईद हमारा नाम है। सर, क्या समस्या रही कि 6 महीने बाद अब जिला प्रशासन यहाँ पर आकर के बोर्ड लगा रहा है कि जमीन सरकारी है? वो नगर पंचायत वाले और तहसील के लोग जो हैं 50 लाख रुपए मांग रहे थे। इस बात के 50 लाख रुपए मांग रहे थे। ये ऊसर 5 विषय ये दर्ज है, ऊसर 5 विषय वो दर्ज है कि इसको आप बेच डालिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 50 लाख रुपए दे दीजिए। और ये डील चलती रही काफी समय तक। फिर आखिरी में उनका कहना था 20 लाख रुपए दे दीजिए। तो हमने उनको मना किया कि हम पैसे तो नहीं दे पाएंगे और अपनी जगह में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग थे जो आपसे पैसे की मांग कर रहे थे? तहसील से थे, नगर पंचायत के लोग हैं, कौन है वो? वो यहाँ के जो मौजे के लेखपाल हैं वो हैं, सभासद हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष है, जो लोग डिमांड कर रहे थे। अच्छा, लेखपाल का क्या नाम है और जो सभासद उनका क्या नाम है? लेखपाल का नाम एक तो मुश्ताक नाम है, सभासद है, और एक जहान सिंह है, सभासद है। जहान सिंह है, इन लोगों ने मांगा। अच्छा, लेखपाल जो है उसका क्या नाम है जो यहाँ के क्षेत्रीय है? लेखपाल जो क्षेत्रीय है वो प्रेमचंद लेखपाल है। अच्छा, तो कुल मिलाकर नगर पंचायत अध्यक्ष और इन तमाम लोगों ने आपसे पैसे की मांग की। जब तक आप प्रोसेस में रहे तब तक कुछ नहीं था। अब जो सरकारी होने की जमीन को बोर्ड डाल दिया। हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ जमीन के मालिक सईद ने बताया है कि जमीन सरकारी थी, लेकिन 6 महीने से इस बात की डील चल रही थी कि अगर 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो आप इस पर निर्माण कर सकते हैं और प्लॉटिंग कर जमीन को बेच सकते हैं। इस रकम को कम करते हुए इन सभी लोगों ने 20 लाख पर रोका, लेकिन जब जमीन के ऑनर सहित इसको नहीं दे सके तो यहाँ सरकारी जमीन होने का बोर्ड डाल दिया गया और काम को रोका गया। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है, जो लगातार भ्रष्टाचार का काम करते नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। जोगी का भेष, बेटे का मोह और फिर साजिश के शिकार। जी हां, इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इस रहस्य की कड़ी खुलती जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? अमेठी से हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे की इस रिपोर्ट को देखिए। ये महज हैरान कर देने वाली तस्वीर नहीं, बल्कि इसके पीछे कई कहानियां छिपी हुई हैं।
करीब 22 साल पहले अपने माता पिता से बिछड़ा बच्चा जब 22 साल बाद जोगी के भेष में वापस लौटा तो हर किसी की आंखें नम थी। लेकिन गुजरते दिनों के साथ ही इस रहस्य से पर्दा भी उठना शुरू हो गया है। दरअसल परिजन जिसे अपनी खोई हुई संतान समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक ठग था, जिसने बड़े ही आसानी से परिवार को अपने जाल में फंसाकर लूट लिया। हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और न मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, न कूदते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। परिजन जिसे अपना बेटा मान बैठे थे, जिसकी वापसी के लिए हर जतन करने को तैयार थे, जोगी बेटे को गृहस्थ जीवन में वापस लाने के लिए परिवार वाले हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए और मठ से छुड़वाने के लिए 3,60,000 रुपए पर भी बात तय हो गई। लेकिन इन सब के बीच शक होने पर परिजनों ने पुलिस का सहारा लिया। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस केस दर्ज कर इस ठगी की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। जनता टीवी के लिए अमेठी से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। आरएलडी बीजेपी गठबंधन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल से खास बातचीत में किसानों ने क्या कुछ कहा है, देखिए। सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है और चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। मेरे साथ इस वक्त क्षेत्र के काफी किसान मौजूद है जो जाट समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। बात करते हैं कि किस तरह की खुशी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने की है। जी पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजीव उर्फ नेटो दुलेरा। राजीव, ये चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा है जी, इस निर्णय से लोग खुश हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे जी। मैं पुरस्कार मिला भारत रत्न का, तो खुशी। तो आप लोकदल से या किसी अन्य किसी पार्टी? नहीं, मैं तो एक सोशल हूँ जी, मैं किसी पार्टी से। अच्छा, जैसे 2024 के चुनाव है तो क्या लगता है, जैसे जैन चौधरी का जैसे अलायंस की बात करते हैं? नहीं, अलायंस का तो देखो मेरा मानना है बाई पोर्टल का 13 महीने किसान है, 7.5 किसानों की हत्या है, महिला पहलवानों का मुद्दा है, MST का बड़ा मुद्दा है जी। चौधरी चरण सिंह के वहाँ समर्थन देने से ही मुद्दे तो पूरा कर जी, वही मुद्दे तो आज तक भी हैं। अगर चौधरी वहाँ जा रहे हैं तो जो किसानों के मुद्दे हैं, बस 20 रुपये की में गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी हुई, क्या चौधरी चरण सिंह ठीक होता करेंगे? उन्होंने ट्वीट भी किया था बहुत कम है, MST का है बड़ा फार्मूला है, चौधरी चरण सिंह की बातों को पूरा करवाएंगे। अगर ये चीजें पूरी होती है तो किसान स्वागत करेगा। अगर यही चीजें जयंत चौधरी के वहाँ तो क्या लाभ है? सही नहीं समझती जयंत चौधरी का भी आना? मैं समझता हूँ मेरे सीटों में यहाँ नहीं मिल पाएगी। कैमरामैन, कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? अमीर कासिम। चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, क्या कहना चाहते हैं? चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन देर से 10 साल पहले 15 साल पहले भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसा महसूस होता है कि भारत रत्न राजनीति से प्रेरित लग रहा है। आप किसी पार्टी से? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। तो जैसे रालोद अब बीजेपी में कल ज्वाइन कर ले, चल लिए कि तो क्या लगता है आपको कि सपा के साथ धोखा हुआ है या
इस वक्त भारत रत्न जो मिला चरण सिंह जी को, उसकी वजह से बीजेपी? मेरा तो अपना मानना है ये 2-3 महीने पहले ही डील हो चुकी थी। ये सब बहाना है, सब प्रोपेगेंडा है और शायद मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिला पंचायत सदस्य हैं, अभी बड़ी बात कही है कि समाजवादी पार्टी से इस पैचअप से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। जी भैया, आपका क्या नाम है? चरण सिंह को भारत रत्न क्या कहना चाहते हैं? और जाटों में जबरदस्त पहले मिल जाना चाहिए था। अच्छा, जैसे 2024 का चुनाव है तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा हुआ जो भी हुआ, काफी मतलब लोगों की भावना ये है कि जो चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है वो अच्छा हुआ। ये पहले ही मिल जाना चाहिए था 10 साल पहले, लेकिन अब जो मिला है ठीक मिला है और इससे बीजेपी को भी काफी फायदा पश्चिमांचल के अंदर मिलेगा। और जो संजीव बालियान यहाँ से लोकसभा के अभी भी 2 बार सांसद हैं, तीसरी बार भी चुनाव लड़ेंगे तो उनको काफी फायदा यहाँ पश्चिमांचल। सीधे आपको ले चलेंगे लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आवासीय भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। समय निकाल करके प्रदेश को नया जीवन देने का, नया दिशा देने का जो संकल्प लिया। तो आज मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, बच्चों के आवासीय भवन का यहां पर लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस भवन के लोकार्पण से बहुत सारा लाभ पहुंचने वाला है बच्चों को। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई पहल की शुरुआत करते हुए अब बच्चों को यहां पर आवासीय भवन का लोकार्पण करते हुए राजधानी लखनऊ से, ये लखनऊ की तस्वीर है, बच्चों के आवासीय भवन का यहां पर लोकार्पण किया गया है। एकलव्य बनवासी छात्रावास भवन के लोकार्पण, सारंग धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी, हड़कों के सीएमडी श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, एसपीसीएल के अधिशासी निदेशक श्री राजीव गोयल जी, अध्यक्ष सेवा समर्पण संस्थान